हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करने वाले हैं कक्षा 10 की गणित की वर्कशीट, जिसकी वर्कशीट संख्या है 38 और आज डेट है 30 सितंबर 2020। आज की वर्कशीट का हमारा विषय है ऊंचाई f दूरी, जिसकी शब्दावली हम आज सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले तो हम अपनी पिछली वर्कशीट को रिवाइज कर लेते हैं। और यही वर्कशीट बेटा अगर आप इंग्लिश मीडियम में देखना चाहते हैं तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक से इंग्लिश मीडियम की वर्कशीट को देख सकते हैं। सबसे पहले हम आज स्टार्ट कर रहे हैं याद कीजिए और बताइए, जिसमें हम अपनी पुरानी वर्कशीट यानी वर्कशीट नंबर 37 को थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। यहाँ पर आप देख रहे होंगे बेटा एक त्रिभुज बना हुआ है जो कि एक समकोण त्रिभुज है और समकोण किस शीर्ष पे बना हुआ है, बी शीर्ष पर, यानी बी जो बिंदु है उस पर समकोण बना गया है और उसी के बारे में कुछ बात पूछी आपसे गई है। बी कोण यानी संकलन चित्र में कोण बी की सम्मुख भुजा का नाम बताइए। सम्मुख का मतलब होता है बेटा अपोजिट। तो बी के सम्मुख भुजा का नाम यानी इसके सामने वाली भुजा का नाम क्या है? देखिए क्या दे रखा है, ए सी। तो आपकी जो कोण बी के सम्मुख भुजा का नाम है वो क्या होगा? ए सी। बहुत आसान था प्रश्न। अगला है कोण सी। कोण सी कहाँ बनाया गया है? ये हमारा कोण सी है। कोण सी की संकलन भुजा का नाम बताइए, या उसकी उस भुजा को क्या कहते हैं? इस त्रिभुज में कौन सी ऐसी भुजा है जो इसकी संकलन भुजा है, उसको आपको बताना है। तो संकलन का मतलब क्या है? जो इसके साथ में लगी हुई, इसके साथ जुड़ी हुई रेखा है उसको हम संकलन रेखा बोलते हैं। तो क्या है, कौन सी है इसकी संकलन रेखा? कोण सी की संकलन रेखा है BC। इसके बाद इसी कोण के लिए आपसे पूछा गया है कि कोण सी की सम्मुख भुजा को डैश कहते हैं। तो सम्मुख का मतलब फिर से क्या हुआ? अपोजिट यानी सामने वाली भुजा। तो कौन सी है सामने वाली भुजा? जल्दी से बताइए। AB। वेरी गुड। अब सबको याद आ गया किसको बोलते हैं? सम्मुख भुजा, संकलन भुजा। इसके बाद बेटा आज की वर्कशीट में हमने ऊंचाई और दूरी चैप्टर की जो शब्दावली है उसके बारे में जानना है। तो सबसे पहले जो दैनिक जीवन में हम समकोण त्रिभुज के उदाहरण देख सकते हैं, जो पहचान सकते हैं, पहले उन उदाहरणों को देखते हैं। आज की वर्कशीट में इन पिक्चर्स के द्वारा, जो साइड में आप 4 फोटो देख पा रहे हैं, इसमें यह समकोण त्रिभुज के उदाहरणों को समझाया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वर्कशीट के इन उदाहरणों को। उदाहरण नंबर 1 में देखिए बेटा क्या बनाया गया है। एक दीवार है, एक दीवार पर एक सीढ़ी को खड़ा कर दिया गया इस तरीके से लटा के, और उस दीवार और जो आपका फर्श है यानी जो नीचे का फर्श है और दीवार है उसके बीच का जो कोण है वह एक समकोण बना, और जो सीढ़ी खड़ी करी गई है वह उस समकोण की कौन सी रेखा कहलाएगी? कर्ण रेखा। और नीचे जो फर्श है वह क्या कहलाएगा? उस समकोण का आधार कहलाएगा। और जो दीवार है वो है इस समकोण के लिए क्या कहलाएगी? लंब कहलाएगी। तो क्या आप आसानी से आप देख पा रहे हैं, इसको समझ पा रहे हैं कि कैसे ये जो परिस्थिति है इसमें समकोण त्रिभुज बन रहा है? तो चलिए अब अगली परिस्थिति को देख लेते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल यानी दूसरे उदाहरण में। दूसरे उदाहरण में आप देख रहे हैं बेटा कि एक यहाँ पर आदमी बनाया गया है, एक व्यक्ति बनाया गया है जिसके पैरों से एक वृक्ष की शीर्ष की दूरी को दर्शाया गया है, और उसी वृक्ष का जो शीर्ष है और जो इस व्यक्ति के जो इस वृक्ष का जो नीचे का हिस्सा है और जो इसके व्यक्ति के पैरों की दूरी है इसको भी दर्शाया गया है। तो इस स्थिति से जो त्रिभुज बन रहा है वह भी एक समकोण त्रिभुज है। इस समकोण त्रिभुज में भी आप कर्ण, लंब और आधार को आसानी से व्यक्त कर सकते हैं। देखिए कर्ण को हम क्या बोलते हैं? हाइपोटेन्यूज बोलते हैं। आधार को बोलते हैं बेस, और लंब को बोलते हैं परपेंडिकुलर। तो यानी इस आकृति में जो हमने अभी बनाई, पेड़ वाली आकृति में, यह भुजा क्या कहलाएगी? हाइपोटेन्यूज यानी कर्ण। नीचे वाली भुजा क्या कहलाएगी? बेस यानी आधार। और ये वाली भुजा क्या कहलाएगी? परपेंडिकुलर यानी लंब। अगला उदाहरण देख लेते हैं बेटा। अगले उदाहरण में एक शिप बनी हुई है, यानी एक यहाँ पर शिप बनी हुई है पानी में, और यहाँ पर एक टावर बना हुआ है। इस शिप पर खड़े होकर अगर मैं टावर के शीर्ष को देखूं यानी टावर के टॉप को देखूं, तो यह जो कोण बन रहा है, जो टावर के नीचे से यहाँ पे जहाँ टावर खत्म हो रहा है और जो शिप बन रही है, इसके बीच में जो कोण बन रहा है यह एक समकोण है। और यह त्रिभुज भी कैसा त्रिभुज बन रहा है? समकोण त्रिभुज। इस समकोण त्रिभुज में भी आप कर्ण, लंब और आधार को बता सकते हैं। यह भुजा क्या होगी? कर्ण यानी हाइपोटेन्यूज। यह भुजा क्या होगी? बेस यानी आधार। और यह भुजा क्या होगी? परपेंडिकुलर यानी लंब। अगली परिस्थिति देख लेते हैं बेटा चौथे उदाहरण में।
चौथे उदाहरण में आप देख रहे हैं यहाँ पर भी शिप बनी हुई है, नौका बनी हुई है जो पानी में है, और यहाँ पर एक चट्टान बनी हुई है। मान लीजिए यहाँ चट्टान से खड़े होकर मैं इस नौका को नीचे की तरफ देख रही हूँ। पहले मैंने पहली नौका को देखा, फिर मैंने दूसरी नौका को देखा, और इसी तरीके से जो मेरी जहाँ तक मेरी नज़र जा पाती है वह भी मैं देख लेती हूँ। और इन दोनों रेखाओं को अगर मैं जोड़ दूँ तो क्या ये समकोण त्रिभुज बन रहा है, पहली नौका के लिए भी और दूसरी नौका के लिए भी। तो इसी तरीके से बेटा हमारे आसपास के दैनिक जीवन में बहुत से समकोण त्रिभुज बनते हैं जिसको हम देख सकते हैं और पहचान सकते हैं। तो आज की वीडियो के लिए आप आज के कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा वीडियो में कि आप अपने आसपास अपने दैनिक जीवन में कहाँ कहाँ पर समकोण त्रिभुज को पहचान सकते हैं। इसके बाद देखिए बेटा यहाँ दिया गया है, मैं मान सकती हूँ कि अब आप अपने आसपास समकोण त्रिभुज के और अधिक उदाहरण ढूंढ सकते हैं। यही मैंने आपको बोला है कि आप उदाहरण ढूंढिए और कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपने कौन से उदाहरण ढूंढे हैं। इस स्थिति में वस्तुओं के मध्य बनने वाले कोणों के लिए हम विशेष शब्दावली का प्रयोग करते हैं। आइए इन कोणों के बारे में सीखते हैं। यहाँ पर जो शब्दावली अभी हमने यूज़ करी बेटा, कर्ण, आधार और लंब, वह तो हमने पहले से सीखी हुई थी, लेकिन इन परिस्थितियों में जो ये कोण बन रहे हैं, यानी ये वाले जो कोण हमारे बन रहे हैं, इन कोणों का भी एक अलग ही नाम होता है। चलो अब आज इन नामों को सीख लेते हैं। आज हमें दो प्रकार के कोण के बारे में सीखना है। पहला कोण है उन्नयन कोण, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं बेटा एंगल ऑफ एलिवेशन। एक परिस्थिति मैं आपको बताती हूँ, उसको सोचिएगा और समझिएगा और मुझे बताइएगा कि क्या यह एंगल ऑफ एलिवेशन यानी उन्नयन कोण का उदाहरण बन पाएगी या नहीं। सबसे पहले मैं आपको परिस्थिति बताती हूँ, फिर हम उन्नयन कोण के बारे में समझते हैं और फिर आप मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि क्या यह उन्नयन कोण का उदाहरण बनी या नहीं। मान लीजिए कि आप अपने घर के नीचे खड़े हैं और वहाँ से खड़े होकर आप अपने घर की खिड़की की तरफ देख रहे हैं। अब हम जो आप नीचे खड़े होकर अपने घर की खिड़की की तरफ देख रहे हैं, तो जो आपकी आंखों से या आपकी दृष्टि रेखा से बनने वाला जो कोण होगा, क्या वह उन्नयन कोण बन पाएगा या नहीं, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। पहले हम इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, यानी किसको बोलते हैं उन्नयन कोण, फिर आप बता पाएंगे कि क्या यह उन्नयन कोण है या नहीं। देखिए क्या बोला गया है कि जब कोई व्यक्ति ऊपर की ओर किसी वस्तु को देखता है तब वह दृष्टि रेखा यानी लाइन ऑफ साइट तथा क्षैतिज रेखा यानी हॉरिजॉन्टल लाइन के मध्य बनने वाले कोण को उन्नयन कोण कहते हैं, यानी एंगल ऑफ एलिवेशन कहते हैं। अतः ऊपर की ओर देखने पर जो कोण बनता है वह उन्नयन कोण बनता है तथा इस कोण को क्षैतिज रेखा के ऊपर मापा जाता है। व्यक्ति को प्रेक्षक कहा जाता है। देखिए यहाँ पर एक व्यक्ति बन रखा है, यहाँ पर कार्टून सी पिक्चर सी बनी हुई है। यहाँ पर अगर कोई व्यक्ति खड़ा है और वह ऊपर की ओर देख रहा है, यानी अगर आप नीचे खड़े हैं और आसमान में उड़ने वाली अगर आप पतंग को देख रहे हैं, मान लीजिए आप आसमान में उड़ने वाली पतंग को देख रहे हैं, तो जब आप नीचे खड़े होकर उस पतंग को देख रहे हैं तो जो आपकी दृष्टि रेखा है यानी जहाँ से आप देख रहे हैं लाइन ऑफ साइट, और जो आपकी क्षैतिज रेखा है यानी जहाँ तक आपकी नज़र जा पाती है सीधी रेखा में, इन दोनों के बीच में बनने वाला जो ये कोण है जिसको हम थीटा से लिख रहे हैं, यही कोण हमारा कहलाता है उन्नयन कोण, जिसको हम बोलते हैं इंग्लिश में एंगल ऑफ एलिवेशन, ऊपर की ओर देखने वाला कोण। तो अब आप उस परिस्थिति को याद कीजिए जो मैंने आपको बोला था कि आप नीचे खड़े हैं और अपने घर की खिड़की की ओर देख रहे हैं। तो कमेंट सेक्शन में बताइए कि क्या ये एंगल ऑफ एलिवेशन यानी उन्नयन कोण है या नहीं। अगला कोण है बेटा अवनमन कोण। ध्यान से पढ़िएगा, अवनमन कोण, जिसको हम अंग्रेजी में यानी इंग्लिश में बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। इसके लिए भी पहले मैं आपको एक उदाहरण दे देती हूँ, उसके बाद मैं आपको डेफिनेशन समझाऊंगी और आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि क्या यह उदाहरण अवनमन कोण का है या नहीं। उदाहरण है बेटा ये कि मान लीजिए आप अपने घर की छत पर खड़े हैं। घर की छत पर खड़े होकर आप नीचे देख रहे हैं, गली में कोई फेरी वाला आया है, आप उसकी तरफ देख रहे हैं। तो इस उदाहरण में जो आप नीचे की तरफ देख रहे हैं, ये जो कोण आपकी दृष्टि रेखा से बनेगा, क्या यह अवनमन कोण होगा। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन को समझ लेते हैं। देखिए क्या दिया गया है,
जब एक व्यक्ति या कोई व्यक्ति किसी वस्तु को नीचे की ओर देखता है तब दृष्टि रेखा यानी लाइन ऑफ साइट तथा क्षैतिज रेखा यानी हॉरिजॉन्टल लाइन के मध्य बनने वाले कोण को अवनमन कोण यानी एंगल ऑफ डिप्रेशन, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं, कहते हैं। अतः नीचे की ओर देखने पर अवनमन कोण बनता है तथा इस कोण को क्षैतिज रेखा के नीचे मापा जाता है। ठीक है बेटा, अब आप उस परिस्थिति को याद कीजिए जो मैंने आपको बोला था कि आप ऊपर खड़े हैं छत पर और वहां से किसी फेरी वाले को जो गली में आया है उसको देख रहे हैं। तो क्या ये है अवनमन कोण का उदाहरण होगा। नीचे की तरफ देखे जाने वाला कोण क्या कहलाता है? अवनमन कोण। यहाँ पर इस आकृति को जो यहाँ बनी हुई है उसको भी देख लेते हैं। देखिए, ध्यान से देखिएगा। मान लीजिए आप यहाँ खड़े हैं, ए बिंदु पर हम खड़े हैं और ए बिंदु से खड़े होकर हम किसी वस्तु को जो नीचे रखी गई है या हमारी गाड़ी अगर मान लीजिए यहाँ पर बनी हुई है, एक गाड़ी हम यहाँ पे अगर हमारे पार्क हो रखी है, उस गाड़ी को अगर हम देख रहे हैं छत से खड़े होकर कोई गाड़ी को, तो उस गाड़ी तक जो हमारी दृष्टि जा रही है वह हमारी क्या रेखा कहलाएगी? दृष्टि रेखा। और उस जहाँ पर हम खड़े हैं वहाँ से आगे की तरफ क्षैतिज रेखा हम बना लेंगे। तो ये जो कोण होगा बेटा, जो क्षैतिज रेखा यानी हॉरिजॉन्टल लाइन और हमारी दृष्टि रेखा के बीच में बनेगा, यह कोण कहलाएगा अवनमन कोण। आप आज कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा कि उन्नयन कोण और अवनमन कोण के और कौन से उदाहरण आप अपने दैनिक जीवन में देख पाते हैं। इसके बाद बेटा हम नीचे और जो हमारी वर्कशीट है उसको देख लेते हैं। जो बातें हमने अवनमन कोण और उन्नयन कोण के लिए सीखी हैं उसी पर आधारित बेटा जो हम प्रश्न करेंगे ऊंचाई एवं दूरी पर, उसके लिए कुछ यहाँ पर निर्देश दिए गए हैं। कुछ करने के लिए उन प्रश्नों को करने की एक विधि बताई गई है। सबसे पहले उस विधि का पहला जो हमारा पॉइंट है वो है, सबसे पहले प्रश्न अनुसार हमें चित्र बनाना है। यानी जिस भी तरीके की परिस्थिति हमें दे रखी थी उस परिस्थिति के लिए हमें चित्र बनाकर दर्शाना है। उसके बाद उस चित्र में जो भी कोण बन रहे हैं, बिंदु बन रहे हैं, जो भी माप हैं कोणों के, उनको अंकित करना है। और उसके बाद बारी आती है बेटा जो हमने माप चित्र में बना दिए, जो कोण अंकित कर दिए, उसके बाद उसी के अनुसार हम उसके त्रिकोणमितीय अनुपात को वहाँ इस्तेमाल कर लें। तो ये सब आपको मदद करेगा बेटा। जब आप इसके क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे तो आपको इस विधि को याद रखना है। इसके बाद हम शुरू कर लेते हैं स्वयं प्रयास कीजिए वाले प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, उन्नयन कोण और अवनमन कोण में अंतर लिखिए। कितने अंतर लिखिए? 2 अंतर आपको लिखकर बताने हैं। तो अभी मैंने आपको अच्छे से समझा दिया। जब आप अंतर लिखेंगे तो आप उसका एक एक उदाहरण भी ज़रूर लिखिएगा ताकि आपको अंतर बहुत अच्छे से स्पष्ट हो जाए। अगला प्रश्न है बेटा, ऊपर दिए गए उदाहरण नंबर 3 के चित्र में जहाज एवं मीनार के बीच बने कोण का नाम बताइए। ऊपर के चित्र हम दोबारा देख लेते हैं। प्रश्न में हमें तीसरे उदाहरण को देखने के लिए बोला गया था। देखिए तीसरा उदाहरण क्या है? यह है मेरा जहाज और मीनार के बीच में जो कोण बन रहा है, यानी अगर हम जहाज पर खड़े हैं और मीनार के शीर्ष की ओर देख रहे हैं, तो ऊपर की ओर देख रहे हैं, तो यह जो कोण होगा ऊपर की तरफ देखने पर जो कोण बनता है, अभी हमने सीखा था कौन सा कोण होता है? उन्नयन कोण या अवनमन कोण? सब बच्चे सही सोचिए। ऊपर की तरफ देखना है तो कौन सा कोण बनेगा? एंगल ऑफ एलिवेशन यानी उन्नयन कोण। यानी यह जो थीटा होगा जिसको हम लिखेंगे, यह कौन सा कोण कहलाएगा? यानी तीसरे प्रश्न में कौन सा कोण बना? उन्नयन कोण। इसके बाद देखिए आज की वर्कशीट का लास्ट प्रश्न, निम्न कथन के लिए नामांकित चित्र बनाइए। जो कथन दिया गया है बेटा, इसके लिए एक चित्र बनाना है और उसका नामांकन भी करना है, यानी उसके अंदर सारी चीज़ों को अंकित भी करके दिखाना है। क्या बोला गया? देखिए, समुद्र तल से 65 यानी 65 मीटर ऊपर स्थित बिंदु से बादल का उन्नयन कोण बीटा है। बीटा का मतलब इस तरीके से बी बनाया और उसके नीचे एक लाइन इस तरीके से खींच दी, इसको हम पढ़ते हैं बीटा। तथा समुद्र में बादल की परछाई का अवनमन कोण अल्फा है। अल्फा लिखता जाता है बेटा इस तरीके से। बादल की कुल ऊंचाई 518 मीटर है। अब इस परिस्थिति के लिए आपको इसका चित्र बना के दिखाना है। तो सबसे पहले जो हमें यहाँ पर दिया गया था, समुद्र तल से 65 मीटर ऊपर, तो सबसे पहले हम समुद्र तल लिख देते हैं कि यह जो रेखा है यह समुद्र तल को दर्शाती है। समुद्र तल से 65 मीटर ऊपर एक बिंदु लिया गया था, तो मान लेते हैं यह समुद्र तल से 65 मीटर ऊपर का बिंदु जो है ए।
समुद्र तल से ऊपर है। अब इस समुद्र तल से ऊपर वाले बिंदु से जो बादल देखा गया, यानी अगर ए बिंदु पर कोई यहाँ पर व्यक्ति खड़ा हो और वो बादल की ओर देख रहा है, जो आसमान में बादल है, अगर यहाँ से इस बादल की तरफ देखा जाए तो जो उन्नयन कोण बनेगा वह होगा बीटा डिग्री का। बीटा जो माप है उस कोण का होगा बीटा। तो बादल अगर ऊपर था तो बादल से जो इसका ये समकोण बनेगा समुद्र तल तक, यह इस तरीके से बनेगा। और हमने अभी सीखा था उन्नयन कोण हमेशा लाइन ऑफ साइट यानी दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच में होता है। तो हमारे यहाँ पे दृष्टि रेखा यानी लाइन ऑफ साइट कौन सी है, यह रेखा है। तो यहाँ पर क्षैतिज रेखा कैसे बनेगी बेटा, क्षैतिज रेखा यानी सीधी रेखा, जहाँ हम खड़े हैं वहाँ से बिल्कुल सीधी रेखा, यह रेखा होगी। तो हमारा उन्नयन कोण कौन सा कहलाएगा, यह कोण हमारा क्या बन जाएगा, बीटा, यानी ऊपर की तरफ देखने पर जो कोण बन रहा है वह उन्नयन कोण ये बन जाएगा। इसके बाद बोला गया है कि जो बादल था उसकी परछाई बन रही है समुद्र के अंदर। तो मान लिया यह जो परछाई थी यह है परछाई हमारे बादल की जो समुद्र के अंदर बन रही है। यहाँ से यह इसका बादल की परछाई हमने बना ली। अब जहाँ से हमने बादल को ऊपर की ओर देखा था वहीं उसी बिंदु से हम बादल की परछाई को देख रहे हैं। अगर हम इसी बिंदु से बादल की परछाई को देखेंगे तो हम किधर की तरफ देख रहे हैं, नीचे की तरफ, यानी दृष्टि रेखा आपकी बार कहाँ की तरफ बन रही है, नीचे की तरफ। और जो हमारी क्षैतिज रेखा थी वह तो वही रहेगी जैसे पहले बनी थी, यानी ये जो रेखा थी ये मेरी क्षैतिज रेखा थी। अब इसके बाद जब भी आप नीचे की तरफ देखते हुए कोण बनाते हैं तो वह कौन सा कोण कहलाता है बेटा, अवनमन कोण। अवनमन कोण यहाँ पर क्या होगा, अल्फा। क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच में बनने वाला कोण होगा अवनमन कोण। इसके बाद बादल की कुल ऊंचाई भी आपको दे रखी थी। तो बादल की कुल ऊंचाई समुद्र तल से ऊपर नापी जाती है। तो बादल की कुल ऊंचाई कितनी थी, 518 मीटर। आपको यह प्रश्न अच्छे से समझ आ गया होगा। अब आज की वर्कशीट के लिए बेटा आपने जितना भी कुछ समझा है, जितने प्रश्न समझे हैं उसको कॉपी में सॉल्व कीजिए, फोटो क्लिक कर अपने सब्जेक्ट टीचर को टाइम से सेंड कीजिए। आज का आप एक और होमवर्क करेंगे बेटा कि जो आपका चैप्टर है ऊंचाई और दूरी, एनसीईआरटी में आप देखिएगा जो एक्सरसाइज है उसमें जो प्रश्न दिए गए हैं उन प्रश्नों के लिए आप कोशिश कीजिएगा कि उनकी आकृति बनाइएगा। आपको उन प्रश्नों को हल नहीं करना है, जिस प्रकार की आकृति यहाँ पर मैंने आपको बनानी सिखाई और उदाहरण में हमने सीखी है उसी प्रकार की आकृति आप बनाने की कोशिश कीजिएगा। प्रश्नों को हल हम अगली वर्कशीट में करना सीखेंगे। आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने फ्रेंड के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि आपको टाइम से अगली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग।